नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल इंदु विद्या पर। दोस्तों 15 मार्च को बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसको लेकर के मैंने पिछले वीडियो में एक आप लोगों से बात कही थी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बिहार स्पेशल और बहुत सारे मैं टॉपिक से लेकर के आऊँगा, वैसा क्वेश्चन लेकर के आऊँगा कि जो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको लड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने तो कोशिश किया दोस्तों कि एक वीडियो में मैं सारा कुछ फैक्ट्स लेकर के आ जाऊं, लेकिन एक वीडियो में सारा कुछ हुआ नहीं दोस्तों। तो ये वीडियो आप देख लीजिए, इसके बाद एक और नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊंगा, तो उस दो वीडियो में मिला करके मैं सारा क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा। अभी एग्ज़ाम 15 तारीख को है दोस्तों। आज ये वीडियो देख लीजिए, अगले दिन मैं कोशिश करूंगा कि वो सुबह सुबह मैं मॉर्निंग में ही वो वीडियो आप लोगों को डाल दूं, ताकि वो देख करके ही एग्ज़ाम हॉल में जाइए। और इस वीडियो से ही आप लोगों को पता चलेगा दोस्तों कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो बिना देरी किए हुए आप लोग चलिए वीडियो को स्टार्ट हम लोग करते हैं। इसमें देखिए हम लोग पहला चीज़ इसमें देखिए क्या क्या टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं। देखिए विश्व बैंक रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछता है, तो ये आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या क्या है वो सब इसमें देखने वाले हैं। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देखेंगे, भारत में कौन कौन सा सम्मेलन हुआ वो देखेंगे। बिहार स्पेशल भी देखेंगे, बिहार स्पेशल भूगोल का भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पंचायती राज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और वही क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम में आता है दोस्तों। अनर्गल चीज़ें नहीं देखेंगे, विस्तार में हम लोग को देखना नहीं है। हम लोगों को मतलब है एग्ज़ाम किसी तरह निकालना। हम लोग एग्ज़ाम निकालने के लिए तैयारी कर रहे हैं, ना कि नॉलेज के लिए। बहुत सारे अभी नॉलेज गेन करने का समय नहीं है, 1-2 दिन समय बचा हुआ है। नॉलेज हम लोग बाद में गेन कर लेंगे, तो अभी हम लोग को एग्ज़ाम निकालना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो पहला इसमें देखिए क्वेश्चन है कि स्थानीय, मैंने बताया था कि पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन आएगा, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं मैंने वही सारा क्वेश्चन यहाँ पर लेकर के आया हूँ। हाँ, तो इसमें देखिए स्थानीय स्वशासन का जिक्र भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। देखिए अनुच्छेद पूछता है कि किस अनुच्छेद में भारतीय जो संविधान बना था उसके किस अनुच्छेद में स्थानीय स्वशासन का जिक्र किया गया है, बताइए। तो आप लोग एक पढ़े होंगे अनुच्छेद 40, इसमें स्थानीय स्वशासन का जिक्र किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अगर इसमें भाग पूछ देगा कि किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन का जिक्र है, तो भाग 9 में। भाग अगर पूछेगा तो भाग 9। अगर अनुसूची पूछेगा दोस्तों, तो अनुसूची पूछेगा तो यहाँ पे कौन सा अनुसूची देना है आपको, अनुसूची 11। ये सारा चीज़ क्लियर हो गया। ठीक है, तो इतना सारा देख लीजिए, इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ये आपको देखना ही देखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में स्थानीय स्वशासन किस राजवंश में देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पिछले बार पूछ दिया था दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। आप लोग एक इस टाइप के क्वेश्चन नहीं देखोगे दूसरे चैनलों पे, मैं आपको यहाँ सारा फैक्ट्स बताने वाला हूँ। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें भी बहुत सारे फैक्ट्स आने वाले हैं, तो वो भी वीडियो देखना मत भूलिएगा आप लोग। ठीक है, ये देखिए जो प्राचीन काल था, स्थानीय स्वशासन का अभी जिक्र हो रहा है दोस्तों, लेकिन जो प्राचीन काल था वो प्राचीन काल में भी स्थानीय स्वशासन देखने को मिलता है। तो वही पूछ दिया था बीपीएससी में कि किस राजवंश में आपको देखने को मिला था। तो ये एक है चोल राजवंश। इस वंश में स्थानीय स्वशासन को देखने को मिलता है। अगर चोल ऑप्शन में आए तो चोल मारिए, और अगर यहाँ पे एक और राजवंश आ सकता है विजयनगर प्रशासन। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी देख लीजिए। अगर विजयनगर प्रशासन आएगा तो उसमें इसको भी मार सकते हैं, और नहीं तो चोल राजवंश आएगा तो चोल राजवंश मार दीजिए, आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज बहुत सारा क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जल्दी जल्दी हम लोग फटाफट कंप्लीट करेंगे। स्थानीय स्वशासन का जनक, देखिए स्थानीय स्वशासन जो है इसका जनक किसे कहा जाता है ये बताइए। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। आप लोग जो नोट्स बना रहे होंगे उसमें लिख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे प्रांतों में द्वैध शासन भारत के किस शासन अधिनियम के द्वारा लाया गया था। ये द्वैध शासन का बोल रहा है, ठीक है। और ये भी प्रांत में, एक होता है केंद्र मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक होता है प्रांत मतलब स्टेट गवर्नमेंट टाइप का उस टाइम में जो था, मतलब कि जो प्रांतीय शासन थी। तो प्रांतों में जो द्वैध शासन था वो किस अधिनियम के तहत लाया गया था। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है तो इसको ध्यान में रख लीजिएगा। प्रांत में अगर पूछेगा तो प्रांत में द्वैध शासन अधिनियम 1919 में लाया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया था। लेकिन यही अगर पूछ देगा कि केंद्र में द्वैध शासन तो वो कब लाया गया था दोस्तों, वो 1935 के शासन अधिनियम के द्वारा लाया गया था। भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये प्रांत अगर पूछेगा तो 1919 वाला मार देना है, और केंद्र पूछेगा तो 1935 वाला मार देना है, ठीक है। तो इतना एक चीज़ क्लियर हो गया। देखिए ये दोनों यहाँ पे है, दोनों क्वेश्चन मैं इसीलिए नोट कर दिया हूँ। तो यहाँ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935, ये हो जाएगा 1919 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है दोस्तों। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है कि देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी, पहला चीज़ दिया है महात्मा गांधी, दूसरा है भीमराव अंबेडकर, और तीसरा में है जवाहरलाल नेहरू। इनमें से कौन स्थानीय स्वशासन का विरोध किया था। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछ चुके हैं, तो इसी टाइप का क्वेश्चन अभी पूछता है, तो इसीलिए आप लोगों को मैं ये क्वेश्चन लेकर के आया हूँ कि देखिए महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर ये और जवाहरलाल नेहरू ये तीनों प्रमुख चेहरा हैं। तो इनमें से कौन था जो स्थानीय शासन का विरोध कर रहा था। भाई आजकल सभी स्थानीय स्वशासन का सपोर्ट करते हैं, लेकिन विरोध भी इसमें किया गया है और इतने बड़े नेता के द्वारा। तो इसलिए क्वेश्चन आ सकता है, इसका संभावना है। तो इसको देख लीजिए। भीमराव अंबेडकर जो थे उन्होंने, इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। इन्होंने स्थानीय स्वशासन को विरोध किया था। महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया था, जवाहरलाल नेहरू ने भी सपोर्ट किया था, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विरोध किया था। इन्हीं को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इन्होंने इस स्वशासन का विरोध किया था। क्यों किया था दोस्तों, आप लोग जानते हैं? इसलिए किया था कि इनका कहना था कि जो स्थानीय स्वशासन है वो गाँवों में, इसमें क्या हो जाएगा, बड़े लोगों का वर्चस्व हो जाएगा, महिलाओं को अधिकार नहीं मिलेगा, अति पिछड़ा जो है उनको अधिकार नहीं मिलेगा, वो कभी जीत करके नहीं आएंगे, बड़े बड़े लोग ही शासन चलाने लगेंगे। इसी बात पर इन्होंने इसका विरोध किया था। तो इनको ध्यान में रखिए कि इस तरह से ध्यान रखिए कि ये पिछड़ा जाति से बिलोंग करते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हाँ, तो इनको इस तरह से रिलेट करके याद करिएगा तो ये क्वेश्चन याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, कौन सा संविधान संशोधन स्थानीय स्वशासन से जुड़ा हुआ है। अच्छा, इसमें संविधान संशोधन ये तो बीपीएससी वगैरह का और बिहार से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसका ये फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था, 1992 में हुआ था, ठीक है। लेकिन अगर पूछ देगा कि ये लागू कब हुआ था दोस्तों, तो ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है। इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, स्थानीय स्वशासन दिवस या पंचायती राज दिवस, कुछ भी बोलिए, दोनों का तो मतलब एक ही है। तो 24 अप्रैल अगर आता है तो वो मार दीजिए आंसर में, ठीक है। 24 अप्रैल को स्थानीय स्वशासन दिवस या पंचायती राज दिवस, ठीक है। ये 73वां संविधान संशोधन से आया था। हाँ, 74वां संविधान संशोधन क्या था दोस्तों, इसी में नगर पालिका वो उसमें शामिल है, नगर पालिका से संबंधित है। कौन सा, 74वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए, इतना सारा स्थानीय स्वशासन से आप लोगों को फैक्ट्स मिल रहा है और इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा। ये बीपीएससी है दोस्तों, हल्का हल्का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसलिए आप लोग ध्यान रखिए। हाँ, इसमें 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। बिहार में महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में कितना प्रतिशत का आरक्षण प्राप्त है, तो इसमें 50% का आरक्षण महिलाओं को प्राप्त है, ये आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है दोस्तों, 50%।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है कि स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस भाग में रखा गया। अभी आप लोगों को बताया मैंने, अगर अनुच्छेद पूछेगा तो 40, अनुच्छेद कितना है 40। अगर भाग पूछेगा तो भाग कितना हो जाएगा, भाग 9। अनुसूची पूछेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, अनुसूची अगर पूछ दिया अनुसूची 11 में कितना विषय है दोस्तों, तो 29 विषय है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए स्थानीय स्वशासन का जिक्र संविधान के किस अनुसूची में किया गया है, तो 11वीं अनुसूची। इसमें कभी कभी पूछ देता है कि इसमें कितने विषय थे, तो 29 विषय हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगर पूछ देगा कि नगर पालिका वाला में कितना विषय है, तो उसमें टोटल 18 विषय है। ये भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये बार 29 विषय वाला पूछ चुका है, तो हो सकता है 18 विषय वाला पूछ दे। हाँ, तो इसको आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए वित्त आयोग का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया। आप लोग एक अनुच्छेद याद रखिए, कौन सा, 243 में ही पंचायती राज से संबंधित ये अनुच्छेद है। अब इसी में कोई आई करके है, कोई ए करके है, कोई ओ करके है, ठीक है। 243 आई, 243 ओ। तो यहाँ पे देखिए वित्त आयोग दिया गया, तो वित्त आयोग का जिक्र है 243 आई मतलब इनकम। तो इसको इस तरह से याद रखिए, आई मतलब इनकम, इसलिए 243 आई में पंचायती राज वित्त आयोग। अगर यहीं पे देखिए इस क्वेश्चन को घुमाकर भी पूछ सकता है कि राज्य वित्त आयोग, तब क्या आप देंगे, यही हो जाएगा। देखिए पंचायती राज के लिए वित्त आयोग या राज्य वित्त आयोग दोनों एक ही होता है। हाँ, तो अगर राज्य वित्त आयोग भी देगा तो 243 आई आपको आंसर मारना है, 243 आई, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप लोग याद कीजिए, इस तरह से कोई बताने वाला नहीं है दोस्तों आप लोगों को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है 11 नंबर क्वेश्चन कि पंचायती राज व्यवस्था में निर्वाचन आयोग का जिक्र किस अनुच्छेद में है। देखिए 3 ही महत्वपूर्ण है, एक होता है वित्त आयोग, ठीक है, एक होता है वित्त आयोग और दूसरा होता है निर्वाचन आयोग। तो यही दोनों इंपॉर्टेंट है, यही दोनों से क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो देखिए अगर वित्त आयोग पूछेगा तो आप लोग जानते हैं कि 243 आई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहीं पे निर्वाचन आयोग अगर पूछ देगा तो निर्वाचन आयोग कितना हो जाएगा, 243 के, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 243 के में पंचायती राज या राज्य निर्वाचन आयोग, इसको भी इस क्वेश्चन को घुमा करके पूछ सकता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिए। 243 के में इसका वर्णन किया गया। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थानीय स्वशासन सर्वप्रथम कहाँ, किस राज्य में लागू किया गया था तथा कब किया गया था। अच्छा बताइए, स्थानीय स्वशासन ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लागू किया था कहाँ में, 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ पे लागू किया था दोस्तों, राजस्थान के नागौर जिला में। नागौर जिला कहाँ पे, राजस्थान, नागौर जिला राजस्थान, ठीक है दोस्तों। ये आप लोग याद रखिए, यहीं पर सबसे पहले लागू किया गया था और इसके बाद कहाँ किया गया था, तो फिर दूसरी बार आंध्र प्रदेश में इसका शुरुआत किया गया था, आंध्र प्रदेश, ठीक है। पहले नागौर जिला राजस्थान, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। यहाँ देखिए ग्राम पंचायत की विधायिका कौन होती है। आप लोग जानते हैं कि 3 श्रेणी होता है, एक होता है कार्यपालिका, दूसरा क्या होता है, विधायिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। तो इसमें बोल रहा है कि विधायिका मतलब जो विधि बनाता है, जो नियम बनाता है। तो विधायिका, केंद्र के लिए विधायिका कौन है, वो लोकसभा राज्यसभा है दोस्तों, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे विधायिका कौन सा है, तो यहाँ पे विधायिका कैसे बना जाता है नियम, ग्राम पंचायत के लिए विधायिका कौन काम करता है, इसमें मुखिया जो होता है वो हेड होता है, और प्लस में ग्रामीण जनता को उस वार्ड का या उस पंचायत के ग्रामीण जनता को बैठा करके नियम बनाया जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम सभा। तो पंचायती राज व्यवस्था का विधायिका कौन हो जाएगा, वो ग्राम सभा, क्योंकि यही नियम बनाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। ये ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि आप लोग फंस जाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे ग्राम सभा का हेड पूछ रहा है, तो ग्राम सभा का हेड कौन हो जाएगा दोस्तों, ग्राम सभा का हेड जो होगा वो मुखिया हो जाएगा, ठीक है,
ये भी आप लोग ध्यान रखिए। ग्राम सभा का हेड जो होगा वो मुखिया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे देखिए राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है। आपको मैंने अभी बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन कौन सा अनुच्छेद में किया गया है, 243 और के, 243 के में है। लेकिन इसकी नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों, तो राज्यपाल। राज्यपाल इसका नियुक्ति करेगा, लेकिन राज्यपाल इसको हटा नहीं सकता। आपको मालूम है जिस तरह से ये निर्वाचन आयोग है दोस्तों, राज्यपाल जब चाहे तब इसको हटा नहीं सकता है। जो सुप्रीम हाई कोर्ट है, सॉरी हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश लोग होता है उसको जिस तरह से हटाया जाता है उसी तरह से इसको भी राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को भी हटाया जा सकता है। ठीक है, वही नियम है जो हाई कोर्ट के जज को हटाने का नियम है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था में जिला स्तर पर हेड कौन होता है। देखिए दो तरह का हेड होता है, दो तरह का हेड होता है। कौन, जिला स्तर पर यहाँ पूछ रहा है, तो जिला स्तर पर कौन हेड हो जाएगा दोस्तों। एक तो हो जाएगा जो जनता द्वारा चुन के आता है, जिसे हम लोग जिला परिषद बोलते हैं, जिला परिषद। और एक होता है सरकारी आदमी। तो सरकारी आदमी कौन होता है, जिला परिषद। पंचायती राज व्यवस्था में देखिए डीएम एसपी ये सब लोग, ये सब केंद्र सरकार का आदमी होता है। तो पंचायती राज व्यवस्था में एक पोस्ट होता है डीपीआरओ, वही इसका हेड होता है। पंचायती राज में सबसे बड़ा पोस्ट यही है भारत मतलब सरकार की तरफ में, सरकार की तरफ से सबसे बड़ा पोस्ट यही है दोस्तों। ठीक है, इसका फुल फॉर्म जानते हैं आप लोग क्या होता है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। ठीक है, इसका दोस्तों फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, डीपीआरओ। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था कि यही पंचायती राज व्यवस्था में जिला स्तर पर हेड कौन होता है, कौन सबसे बड़ा अधिकारी होता है, तो वो होता है डीपीआरओ। इसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। ठीक है दोस्तों, ये सबसे बड़ा अधिकारी पंचायती राज विभाग में होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको देख लीजिएगा, ये वीवीआई क्वेश्चन है, नहीं तो ये कोई बताने वाला नहीं है दोस्तों। ये ऐसा क्वेश्चन अगर छूट जाता है तो फिर समझ लीजिए कि आपका एग्ज़ाम गया। ठीक है, इस तरह से आप याद रखिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिला परिषद का सदस्य कौन कौन होता है ये बताइए। इसमें जिला परिषद का अध्यक्ष, जिला परिषद का सदस्य बोल रहा है। तो देखिए जिला परिषद का सदस्य पहला तो हो जाएगा कि एक जिला परिषद ही होता है। इसका आंसर हो जाएगा पहला कि एक तो जिला परिषद ही हो जाएगा, वही उसका सदस्य होता है जिला पार्षद जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा कौन हो जाएगा दोस्तों, एक प्रमुख होता है, प्रमुख। ये जो प्रखंड का प्रमुख होता है तो वो सब भी जिला परिषद का मेंबर होता है, वहाँ पर जाकर बैठना पड़ता है उनको। दूसरा कौन हो जाएगा, राज्य विधान परिषद का सदस्य। राज्य विधान परिषद जो विधायक लोग होता है उसका जो सदस्य है वो भी हो जाएगा, विधायक जो है वो भी हो जाएगा, और उस क्षेत्र का जो सांसद है वो भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों जानते हैं, यहाँ पे है कि एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि जिला परिषद का जो बैठक है वो एक साल में कितना बार अनिवार्य रूप से बैठना पड़ता है, बताइए। इसकी बैठक जो होती है वो बैठक के बारे में पूछ दिया था क्वेश्चन कि कितना बार अनिवार्य, मतलब ये नेसेसरी है कि आपको बैठना ही बैठना है। अनिवार्य रूप से कितना बार बैठक होता है, तो 4 बार बैठक करना पड़ेगा इनको। ठीक है, 4 बार बैठक अनिवार्य रूप से है। और ये भी देखिए क्वेश्चन एक बार पूछ दिया था कि जिला परिषद कितने जनसंख्या पर एक जिला परिषद होता है, तो 50,000 की जनसंख्या पर एक जिला पार्षद का चुनाव होता है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिए, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं अनर्गल चीज़ यहाँ पे बताने वाला नहीं हूँ आपको। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है। आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो इसको ये सब आपको मिस्टेक नहीं होना चाहिए। बलवंत राय मेहता समिति का अध्यक्ष पंचायती राज व्यवस्था से है, पंचायती राज व्यवस्था से है। ठीक है, ये बलवंत राय मेहता जो थे इन्हीं के सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था में
तीन तीन स्तर का पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। एक पहला जिला परिषद, दूसरा प्रखंड स्तर पर, और तीसरा हो गया ग्राम सभा के स्तर पर, ग्रामीण पंचायत स्तर पर। ठीक है, तो 3 स्तर पर इन्हीं का सिफारिश किया हुआ है, तो वो अभी तक चल रहा है। ठीक है दोस्तों, बलवंत राय मेहता। और वहीं पे एक और, ऐसे तो 4-5 है दोस्तों समिति पंचायती राज से रिलेटेड, लेकिन 2 ही का पूछता है। एक तो बलवंत राय मेहता वाला पूछ देता है, और दूसरा अशोक मेहता समिति का पूछ देता है। ये भी पंचायती राज से ही संबंधित है। लेकिन ये कब लागू हुआ था दोस्तों? ये कब इनका समिति का गठन किया गया था? जब 1977 में, आप लोग मेरा वीडियो पहले देखे होंगे तो मैंने विस्तार से बताया था कि 1977 में कांग्रेस का सरकार चेंज हो गया था और बीजेपी का गवर्नमेंट आ गया था दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी उस टाइम में नहीं थी। उस टाइम में एक पार्टी थी जो कांग्रेस के अलावा एक पार्टी थी, तो ये बीजेपी उसी पार्टी से फॉर्म हुआ है। ठीक है, जनता दल उसका नाम था, जनता दल। उस टाइम में बीजेपी नहीं थी, जनता दल थी। तो जनता दल के सरकार बना था 1977 में। तो जनता दल के सरकार जब बना था तो उसी टाइम अशोक मेहता समिति का गठन कर दिया गया था। तो इनके बारे में पूछता है कि अशोक मेहता जो समिति है, तो इसने जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको 2 स्तरीय बांटने के लिए सिफारिश किया था। 2 स्तर पर, एक होता है मंडल स्तर, इसको बोला जाता है, जिला स्तर को मंडल स्तर, और दूसरा होता है प्रखंड स्तर पर। ठीक है, प्रखंड स्तर पर, एक मंडल स्तर और दूसरा प्रखंड स्तर, मतलब 2 भाग। यहाँ पे अभी 3 स्तरीय है, लेकिन इन्होंने 2 स्तरीय इन्होंने सिफारिश किया था, तो इसीलिए इसका पूछते रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आप लोग को मालूम होगा, मैंने बताया है। ये कब मनाया जाता है? ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 1993 में लागू हुआ था क्या? 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसी दिन को 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। देखिए, अभी ये सब को देखना आपको जरूरी है, क्योंकि देखिए फिलहाल में जो संविधान संशोधन हुआ है उससे क्वेश्चन पूछेगा आपको। तो देखिए, पहला है कि 101वां संविधान संशोधन, 102वां, 103वां, 104वां। ठीक है, तो इस संविधान संशोधन को आप लोगों को देखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा एग्जाम में। ठीक है, तो ये सारा चीज़ एक बार देख लीजिए। हाँ, तो 101वां जो संविधान संशोधन था दोस्तों, तो किससे रिलेटेड था? तो ये जीएसटी, 101वां जो संविधान संशोधन था ये जीएसटी से रिलेटेड है। जीएसटी कब लागू हुआ था दोस्तों? 2017 को, 1 अप्रैल 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसको देखिएगा कि जीएसटी से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है? तो 101वां। 102वां संविधान संशोधन है, वो किससे रिलेटेड है? तो ओबीसी को आरक्षण से संबंधित है ये। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 102वां। और 103वां पूछ देगा, तो जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो दिया गया था दोस्तों, 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो आरक्षण मिला था, वो आरक्षण 103वां संविधान संशोधन से दिया गया था। और 104वां जो संविधान संशोधन है वो एससी और एसटी से संबंधित है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसमें आप लोगों को जानना है का 106वां संविधान संशोधन। 106वां संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी फिलहाल में हुआ है 2023 में, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए, हाँ देखिए, यहाँ पे 106वां संविधान संशोधन आ गया है नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पे देख लीजिए, 106वां संविधान संशोधन जो है दोस्तों, तो ये किसे है? ये 2023 में अभी फिलहाल किया गया है, 2023 में। इसमें क्या प्रावधान है दोस्तों? जो अभी नारी शक्ति बंधन योजना, नारी शक्ति बंधन योजना जो केंद्र सरकार ने लाया है, जिसके तहत महिलाओं को 1/3 मतलब 1/3 इनको रिजर्वेशन दिया गया है। कहाँ पर दिया गया है दोस्तों? ये क्वेश्चन भी पूछेगा, तो आप लोग क्या बताइएगा? रिजर्वेशन ये कहाँ मिला है? देखिए, पहला तो है लोकसभा में मिला है इनको, लोकसभा। राज्यसभा में नहीं मिला है, तो ऑप्शन में दे सकता है कि राज्यसभा में मिला है क्या, तो वहाँ पे मार के आ जाइएगा तो गलत हो जाएगा। ये केवल लोकसभा में मिला है। और किस में मिला है? विधानसभा, जो राज्य की विधानसभा है उसमें मिला है। ठीक है, तो यही दोनों में मिला है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा।
हाँ, इसको एकदम देख के जाना है, ठीक है। 106वां संविधान संशोधन 2023, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 1। अब फिर से 1 स्टार्ट होगा क्योंकि ये सब करंट का क्वेश्चन है। हाँ, विश्व बैंक द्वारा कौन सा रिपोर्ट जारी किया जाता है? देखिए हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछते रहता है और गारंटी के साथ इस एग्जाम में भी आपको पूछेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको भी आप लोगों को देखना जरूरी है, हाँ, कि विश्व बैंक द्वारा कौन सा रिपोर्ट जारी किया जाता है, तो आपको देखना है। हाँ, तो इसमें कौन कौन सा रिपोर्ट जारी किया जाता है आप लोगों को मालूम है? पहला रिपोर्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। हाँ, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है दोस्तों? तो ये विश्व बैंक जारी करता है। पहला रिपोर्ट हो गया। हाँ, फिर दूसरा रिपोर्ट देख लीजिए। इसका दूसरा रिपोर्ट होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। डूइंग बिजनेस, आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों अपने कॉपी में। बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है दोस्तों? ये भी वर्ल्ड बैंक ही करता है, ये भी ध्यान रखना है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये भी कौन जारी करता है? विश्व बैंक। इसका 3 रिपोर्ट है मेन और यही घुमा फिर आगे किसी न किसी एग्जाम में पूछते रहता है। हाँ, तो इससे और जान लीजिए कि अभी अगर पूछ देगा कि अभी विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष है अजय बंगा। ये विश्व बैंक का अभी कौन है? अजय बंगा। ये भारतीय हैं दोस्तों। और विश्व बैंक के अभी कितना अच्छा हम लोगों के लिए गौरव का बात है कि ये भारतीय होते हुए भी ये विश्व बैंक के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं दोस्तों, ठीक है। अगर विश्व बैंक का पूछ देगा कि कहाँ पे इसका मुख्यालय है, तो कहाँ बताएंगे? वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है, ठीक है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, अभी आप लोगों को बता दिया। वर्तमान में अध्यक्ष देखिए ये क्वेश्चन है, तो अजय बंगा साहब है। अजय बंगा साहब हैं। अभी जो G20 का सम्मेलन हो रहा था दोस्तों, ये सारे लोग आए हुए थे, तो कितना गौरव का बात था कि भारत में ही ये सम्मेलन हो रहा था G20 का भी, और उसमें ये सारे लोग आए हुए थे, ठीक है। ये अगर पूछ देगा विश्व बैंक जो संगठन है, इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1944 में हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे यही दे रहा है कि इसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से विश्व बैंक का स्थापना हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था। हाँ, तो इसी में विश्व बैंक का स्थापना, तो किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व बैंक से। या अगर IMF दिया होगा, IMF, तो IMF भी सही आंसर है, क्योंकि विश्व बैंक तथा IMF दोनों का ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से ही इसको स्थापना किया गया था, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया। विश्व बैंक को और IMF को जुड़वा बहन या जुड़वा भाई का नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है, देखिए IBRD का फुल फॉर्म। देखिए विश्व बैंक का बहुत सारा विभाग है, उसी में एक है IBRD। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बैंक। ये बैंक है दोस्तों, इंटरनेशनल बैंक फॉर, किस लिए बैंक है? फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए बैंक को खोला गया है, उसी का नाम है IBRD। ये किसका भाग है? तो ये भी विश्व बैंक का भाग है, ठीक है दोस्तों। इसी को विश्व बैंक कहा जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। देखिए एक और महत्वपूर्ण संगठन है, उसको आपको बता देता हूँ, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो आप लोग ध्यान रखिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, देखिए मैंने यहाँ पे इसका फुल फॉर्म भी लिख दिया हूँ, ठीक है। इसी के द्वारा ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी किया जाता है IMF को द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो ये रिपोर्ट पूछेगा किसके द्वारा जारी किया जाता हो, तो IMF को द्वारा। IMF का भी स्थापना कब हुआ था? 1945 में हुआ था। 1944 में वर्ल्ड बैंक और 1945 में IMF, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पे पूछ देगा कि IMF के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो क्या बताइएगा आप? बताइए इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा।
ये भी अभी G20 का जो सम्मेलन हो रहा था भारत में, तो उसमें आई थी। इनका नाम क्या है दोस्तों? क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। ठीक है दोस्तों, इनका नाम है। IMF के अभी हेड ये हैं, और विश्व बैंक के हेड कौन है अभी? तो अजय बंगा साहब। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना आप लोग को हो गया। हाँ, एक पूछता है कि जो IMF है वो किस प्रकार का ये सब लोन देता है दोस्तों? लोन, तो लोन IMF जो देता है वो किस प्रकार का? ये शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब छोटे समय के लिए ये लोन देता है। लेकिन विश्व बैंक जो है वो लंबे समय के लिए लोन देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है, अच्छा देखिए यहाँ पे एक सूचना का अधिकार अधिनियम बिहार में कब लागू हुआ था, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हमेशा बिहार में पूछता है दोस्तों। पहला तो चीज़ इसके बारे में ये जान लीजिए कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम है ये कब लागू हुआ था दोस्तों? तो ये 2005 में लागू हुआ था। ये आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये जो निजता का अधिकार है ये कब लागू हुआ था? ये 2017 में लागू हुआ था। ये दोनों को मैं एक साथ लेकर के आ गया हूँ ताकि दोनों में से कोई एक पूछेगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। हाँ, तो और ये भी पूछ देता है, देखिए घुमा के क्वेश्चन पूछ देगा कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, तो ये क्या मौलिक अधिकार है कि ये संवैधानिक अधिकार है कि ये क्या है? तो इतना जान के रखिए, जो सूचना का अधिकार है ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है दोस्तों। मौलिक अधिकार है ये, ठीक है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। हाँ, और निजता का अधिकार भी ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ये आपको कोई बताने वाला नहीं है दोस्तों, ठीक है। इतना डीपली कोई नहीं बताएगा, यही सब क्वेश्चन पूछता है। ये दोनों मौलिक अधिकार है, हाँ ये संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। संवैधानिक अधिकार और मौलिक संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकार है, क्योंकि संविधान में तो सारा चीज़ है। तो ये निजता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद 21 में है। हाँ, और ये सूचना का अधिकार है वो किस में है? 19 के 1 के क में है, ठीक है। ये भी चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए ये दोनों चीज़ हो गया आप लोगों को क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि परमाणु बम का जनक कौन है। देखिए मैंने एक साइंस का क्वेश्चन ला दिया है, लेकिन एक करंट का भी क्वेश्चन है। करंट का क्वेश्चन इसलिए है कि अभी ये चर्चा में है, इस पर एक फिल्म आया है, हाँ, ऑटोहाइमर करके, ऑटोहाइमर। तो ऑटोहाइमर कौन थे? ऑटोहाइमर बोल रहे हैं, ओपेनहाइमर जो थे वो परमाणु बम के जनक थे। ओपेनहाइमर, इन्हीं पर एक फिल्म आया हुआ है, इसीलिए टॉपिक चर्चा में है। तो हो सकता है कि क्वेश्चन इससे पूछ दे, इसलिए मैंने आप लोगों को ला दिया हूँ, ठीक है। तो परमाणु बम का जनक कौन थे दोस्तों? ओपेनहाइमर। इन पे फिल्म बना हुआ है, ओपेनहाइमर। हाँ, अगर यहीं पे बोल देगा कि हाइड्रोजन बम का जनक कौन थे, हाइड्रोजन बम का जनक कौन थे, तो कौन हो जाएंगे दोस्तों? यहाँ पे टेलर। हाइड्रोजन बम का जनक टेलर थे और परमाणु बम के जनक ओपेनहाइमर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 13वां महारत्न कंपनी कौन बना है। ये क्वेश्चन देखिए पूछ सकता है। अभी एक महारत्न कंपनी बना है, उसका नाम है ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है दोस्तों। तो यही अभी ये कंपनी जो है वो महारत्न कंपनी का दर्जा इसको मिला है। तो इसलिए क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए कौन सा संगठन जो है वो G20 का फिलहाल में सदस्य बना है, ये बताना है आपको। G20 आपको मालूम है कि इसमें टोटल कितने देश हैं? 20, लेकिन अभी इसमें 21 देश हो गए हैं, 21 देश। तो ये पूछ सकता है कि 21वां देश कौन सा है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। तो ये 21वां जो देश है वो देश नहीं है, संगठन है। वो कौन सा है? अफ्रीकन यूनियन। अभी तक आप लोगों ने नाम सुना होगा यूरोपीय यूनियन का, लेकिन एक अफ्रीकन यूनियन भी है, ठीक है दोस्तों, अफ्रीकन यूनियन। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि अफ्रीकन यूनियन इसका मेंबर बन चुका है। अभी फ़िलहाल में जो भारत में G20 का सम्मेलन हुआ था, तो उसी में अफ्रीकन यूनियन को हमारे प्रधानमंत्री जी ने अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव रखा, और वो शामिल भी हो चुके हैं। तो अफ्रीकन यूनियन के जो अध्यक्ष थे वो भारत आए हुए थे, तो उनका नाम पूछ सकता है कि उनका नाम क्या था। हाँ, तो उनका नाम क्या था दोस्तों, तो ये बताना है आपको। तो बताइए अफ्रीकन यूनियन के जो ये थे तो कौन थे?
हाँ दोस्तों, तो बताइए, तो इसका G20 जो ये हुआ था, जो ग्रहण किए थे, जो मेंबर बने थे अफ्रीकन यूनियन, उनका अध्यक्ष कौन थे बताइए। तो उनका अध्यक्ष थे अंजाली उस्मानी। उनका नाम है अंजाली उस्मानी। उस्मानी, ठीक है, अंजाली उस्मानी उनका नाम है दोस्तों, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ दिया था बीपीएससी में, पिछले बार क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था कि अफ्रीकन यूनियन में कुल कितने देश हैं, तो इसमें कुल 55 देश हैं दोस्तों, ये भी आप लोग ध्यान रखिए। इसी के साथ यूरोपीय यूनियन अगर पूछ देगा तो यूरोपीय यूनियन में कुल 27 देश ही है, लेकिन अफ्रीकन यूनियन में कुल 55 देश थे। इसका अगर हेड क्वार्टर पूछ देगा तो कहाँ आप लोग बताएंगे, अदीस अबाबा, इथोपिया में है अदीस अबाबा। अदीस अबाबा में इसका हेड क्वार्टर है, किसका, अफ्रीकन यूनियन का, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु बैटरी बनाने वाला प्रथम देश कौन बना है। परमाणु बैटरी बनाया है किसने, चाइना ने दोस्तों। ये चीन देखिए कितना आगे निकल चुका है कि ये परमाणु बैटरी बनाया है, जो जानते हैं 50 साल तक चार्ज ही करना नहीं पड़ेगा। एक बार चार्ज हुआ तो ये 50 साल तक चलेगा दोस्तों। 50 साल, सोचिए, एक आदमी का जीवन बीत जाएगा दोस्तों। हाँ, एक बार उसको चार्ज कर दिए तो परमाणु से बैटरी, जिस तरह से परमाणु बम बनाया जाता है विखंडन विधि द्वारा, उसने बैटरी में चेंज इसको कर दिया है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आ जाए, तो इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है कि अफ्रीकन यूनियन के वर्तमान अध्यक्ष, अभी आप लोगों को बताया कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो अंजाली उस्मानी। अंजाली उस्मानी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, किसके, अफ्रीकन यूनियन के। हाँ, अफ्रीकन यूनियन में कितने देश शामिल है ये भी बताना है आपको। तो इसमें 55 देश इसमें शामिल है, ठीक है। थोड़ा सा दोस्तों शोर शराबा हो रहा है तो इसको, चलिए आप लोग, सॉरी इसके लिए। यूरोपियन यूनियन में कितने देश शामिल है दोस्तों, देखिए अफ्रीकन यूनियन आप लोग पढ़ लिए, तो यूरोपियन यूनियन भी देख लीजिए कि इसमें कुल कितने देश शामिल है। तो इसमें टोटल 27 देश ही शामिल है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि नाम एक संगठन है, ये इसका फुल फॉर्म है नॉन एलाइड मूवमेंट, जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो इसका स्थापना कब हुआ था ये आप लोग को बताना है। तो इसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो 1961 में ये प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी इसका अध्यक्षता किया था। हाँ, उस टाइम संस्थापक में रहे थे दोस्तों। हाँ, तो 1961 में ये इसका संस्थापक की स्थापना किया गया था, ठीक है। हाँ, ये अभी चर्चा में किए हैं दोस्तों, क्योंकि फिलहाल में ही इसका 19वां जो शिखर सम्मेलन है, 19वां शिखर सम्मेलन वो अभी हुआ है, ठीक है। इसलिए चर्चा में हो सकता है इससे क्वेश्चन पूछ दे। और ये कहाँ पे हुआ है दोस्तों, युगांडा में इसका जो शिखर सम्मेलन है वो युगांडा में अभी आयोजित हुआ है। हाँ, तो बहुत दिनों बाद, इसलिए ये अभी चर्चा में है, तो इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको ध्यान में रखिए। इसका स्थापना कब हुआ था ये पूछ सकता है, या इसका कहाँ पे हुआ था ये पूछ सकता है। तो ये दोनों चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे दे रहा है कि ब्रिक्स 2024 में ब्रिक्स का अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। अच्छा, ब्रिक्स मतलब ये पूछना चाहता है क्वेश्चन कि ब्रिक्स 2024 का अध्यक्षता कौन देश करने वाला है। देखिए अभी करने वाला था इसको ब्राज़ील इसकी अध्यक्षता करने वाला था। हाँ, लेकिन उसके मना करने पर अभी रूस को ये अध्यक्षता दिया गया है। रूस करने वाला है इसका अध्यक्षता, ठीक है दोस्तों। तो रूस करने वाला है, अभी जानते हैं आपकी रूस कितना महत्वपूर्ण देश है। हाँ, तो इसलिए क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो रूस के बारे में आप लोग याद रखिए कि रूस इसकी अध्यक्षता करने वाला है ब्रिक्स 2024 का, ठीक है दोस्तों। चलिए ये हो गया आप लोगों को। इसमें देखिए, इसमें एक और क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए कि अभी जो ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ था, पिछला बार कहाँ हुआ था दोस्तों, आप लोग को याद है, ये साउथ अफ्रीका में हुआ था। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जो सम्मेलन हुआ था, जोहान्सबर्ग में जो सम्मेलन हुआ था, इसमें
6 देश को शामिल करने का इसमें प्रस्ताव आया था। 6 देश को शामिल करने का। वो देश कौन कौन से देश थे दोस्तों? तो ईरान थे, यूएई था, सऊदी अरब था, इथोपिया था, मिस्र था, अर्जेंटीना। तो इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा अभी अर्जेंटीना का है, क्योंकि अर्जेंटीना ने किसी देश के दबाव में आने से, हाँ अमेरिका वगैरह के दबाव में आने से ये ब्रिक्स ज्वाइन करने से मना कर दिया है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा देश जो है वो जो ब्रिक्स जो है उसका मतलब प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया है, तो वो है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना एक देश है, तो उसने ये साउथ अमेरिका का देश है दोस्तों, ठीक है, अर्जेंटीना। तो इसने अभी मना कर दिया है कि हम ब्रिक्स ज्वाइन नहीं करेंगे, इसलिए चर्चा में है। हो सकता है ये क्वेश्चन दे दे, कौन सा देश ब्रिक्स को ज्वाइन करने से मना कर दिया। हाँ देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने डाल दिया है। हाँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ये बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इसको भी देख लेना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है देखिए, भारत में विभिन्न रिपोर्ट में भारत की रैंक, भारत की जो रैंक है वो विभिन्न, ये सब रिपोर्ट में भारत की रैंक को देखना है कि इसमें भारत का रैंक क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए, आप लोग जानते ही होंगे। इसमें देखिए पहला रिपोर्ट है कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, यहाँ पे 2 टाइप हो गया दोस्तों, ठीक है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में आप लोगों को बताना है कि इसमें भारत का जो स्थान है वो कौन सा है, ठीक है। तो ये बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सातवां है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में भारत की जो रैंक है वो 7वां है। फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? इसमें 4था स्थान है भारत का, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोग ध्यान रखिए। भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? इसमें तो बहुत ही खराब प्रदर्शन है भारत का, वो 111वां स्थान है दोस्तों। सोचिए, ये भूखमरी सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो 111वां है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का जो रैंक है वो क्या है दोस्तों? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो 40वां स्थान है भारत का, 40वां स्थान है। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। उभरते मार्केट, अभी एक फ़िलहाल रिपोर्ट आया है उसमें उभरते हुए मार्केट, मतलब मार्केट का जो बाज़ार है उसमें भारत का जो स्थान है वो सेकंड है। हाँ, फर्स्ट स्थान पे इसमें चाइना है दोस्तों, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिए, ये भी हो सकता है पूछ दे क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट, इसमें बताइए प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट में भारत का स्थान जो है वो 161वां है, 161वां स्थान भारत का है, ये ध्यान रखिए। वैश्विक शांति सूचकांक और खुशहाली रिपोर्ट, ये दोनों में भारत का स्थान कौन सा है? 126वां है। इन दोनों का शांति भी है और खुशहाली भी है, दोनों का स्थान 100 कितना है? 26वां, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें भारत का जो स्थान है वो कितना है? 127वां, 127वां स्थान है भारत का। अच्छा, ये 54वां टाइगर रिजर्व जो है वो कौन सा है बताइए? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन करके नोट कर लीजिएगा, क्योंकि राइटिंग तो इस पर बनता नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए, भारत में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था बताइए? भारत में जो टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट है वो कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों? तो 1973 में ये स्टार्ट हुआ था। हाँ, 29 जुलाई 1973 को स्टार्ट हुआ था। इसीलिए टाइगर डे या बाघ दिवस कब मनाया जाता है? टाइगर डे इसी दिन मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। टाइगर डे किस दिन? 29 जुलाई को, ये 1973 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए इसको भी देख लिए आप लोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट कुछ देख लेते हैं। नेक्स्ट में देखिए हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए। सारा क्वेश्चन तो इसमें आ नहीं पाया है, तो मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें लाया है, कुछ क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखना नहीं भूलिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से हम लोग इंडियन हिस्ट्री को शुरुआत से ही देख लेते हैं। शुरुआत में देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट है वही देखें दोस्तों, हम लोग पूरा डिटेल नहीं देखेंगे। डिटेल देखेंगे तो इसमें पूरा टाइम लैप्स होगा, ठीक है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? ये आप लोग से क्वेश्चन पूछता है या पूछेगा ही। तो ये कब आया था दोस्तों? 1498 में, 1498 ईस्वी। ये आप मार दीजिएगा। कहाँ पे आया था? कालीकट बंदरगाह, आप लोगों को मालूम है। कालीकट ये केरल में है, ठीक है। ये आप लोग आंसर मार दीजिएगा। पुर्तगालियों बोल रहा है ना, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो इसने पहली फैक्ट्री जो स्थापित की थी वो कोचीन में स्टार्ट की थी। कोचीन,
ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कोचीन में इसकी पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री डाली थी। ठीक है, पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन था और ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाया था? देखिए प्रथम वायसराय इसका था कौन, बताइए। प्रथम वायसराय जो था वो वास्को डिगामा